नवंबर 2019 में गोटाबया राजपक्षा को श्रीलंका ने अपना प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति चुना। गोटाबया राजपक्षा डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके थे श्रीलंका के। डिफेंस सेक्रेटरी रहने के बाद जब चुनाव हुए तो 52.25% वोट जो है वो गोटाबया राजपक्षा को मिला, और जब 52.25% वोट मिला तो उसके बाद गोटाबया राजपक्षा श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। वही श्रीलंका के राष्ट्रपति जो आज, बिल्कुल आज के दिन आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे, जिन तस्वीरों में, जिन वीडियोस में आपको ये पता चल रहा है कि उन्हें अपना राष्ट्रपति निवास छोड़कर भागना पड़ा। और अब इस समय जो जानकारी उनको लेकर आ रही है वो ये लेकर आ रही है कि वो आर्मी के एक इंस्टॉलेशन में बैठे हुए हैं। यही जानकारी अभी तक आ रही है। जिस समय गोटाबया राजपक्षा श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे उस समय सभी लोगों को चिंताएं होने लगी थी कि शायद मेजॉरिटेरियन राजनीति जो है वो इस बुद्धिस्ट साउथ एशियन आइलैंड नेशन में वापस आएगी, और जो अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुसलमान लगभग 10% के करीब हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और आपको यह भी याद होगा 52.25% वोट लेने के बाद राजपक्षा एक बहुत मजबूत और ताकतवर राष्ट्रपति बन गए थे। और यह बहुत बड़ा बदलाव था श्रीलंका की राजनीति में। ये इसलिए बहुत बड़ा बदलाव था श्रीलंका की राजनीति में क्योंकि इससे पहले हालांकि मुसलमानों की आबादी वहां पर 10% है, लेकिन मुसलमान जो है किंग मेकर माने जाते थे श्रीलंका में। और वो अक्सर ये तय किया करते थे कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, राष्ट्रपति का चुनाव हो या पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री का चुनाव हो, दोनों चुनावों में मुसलमानों का एक बड़ा अहम रोल हुआ करता था। किंग मेकर इसलिए उनको कहा जाता था क्योंकि 10% आबादी होने के कारण आखिरी मौके पर वो फैसला कुन उनका वोट हो जाता था कि किस तरफ ये वोट जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में मुसलमानों ने यूनाइटेड फ्रंट बनाया, तमिल और सिन्हाली जो अपोजिशन ग्रुप थे उनके साथ मिलकर बनाया, और उसमें प्रेसिडेंट महिंदा जो है वो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब 2019 में ऐसा नहीं हुआ, नतीजा ये निकला कि मुसलमानों का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नई कैबिनेट में, जो जनवरी 2020 में वहां पर नई कैबिनेट बनाई गई, उसमें कोई नहीं था। अब इतनी बड़ी परेशानी ये नहीं है कि मुसलमानों का कोई नुमाइंदा इसमें नहीं था, लेकिन असल दिक्कत क्या थी, असल परेशानी श्रीलंका के मुसलमानों के लिए क्या थी, वो ये थी कि जिस समय गोटाबया राजपक्षा आए तो तमाम लोगों ने कहा कि शायद अब मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है वो दोबारा से, यानी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका की, अब उनका दबदबा होगा और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दिक्कत और परेशानी आएगी। और जहां तो गोटाबया राजपक्षा का ताल्लुक था, जो आज जैसे आप देख रहे हैं कि उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में आज लोग घुस गए, राष्ट्रपति का जो महल है उस महल के अंदर लोग घुसे। वीडियोस आपके सामने आई हैं जिन वीडियोस में नजर आ रहा है कि लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। और तस्वीरें आ रही हैं कि मुकम्मल तौर पर पूरे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा है, और जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, और जितने भी राजनीतिक दल श्रीलंका के हैं वो मिलकर एक सरकार बनाएंगे जो सरकार श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करेगी। ये जो जिस समय नए राष्ट्रपति बने थे गोटाबया राजपक्षा, वो इससे पहले चूंकि डिफेंस सेक्रेटरी थे, और उनके बड़े भाई जो हैं उनके कार्यकाल में 2005 से लेकर 2015 तक वो राष्ट्रपति, वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, और इसी कार्यकाल में 26 साल की जो तमिल विद्रोही वहां पर थे, उन विद्रोहियों के साथ वो जंग जो चल रही थी वो खत्म हो गई। उसके बाद जिस समय उन्होंने वो चुनाव में उतरे तो चुनाव में भी उन्होंने बार बार ये कहा कि राष्ट्रीय सिक्योरिटी के जितने भी मसले हैं, नेशनल सिक्योरिटी के जितने भी मसले हैं, उन तमाम मसलों के ऊपर चुनाव लड़ा गया। चुनाव में ये बात भी हुई कि जो मुस्लिम कट्टरपंथ है उससे हमको खतरा है, उस मुस्लिम कट्टरपंथ से भी हमको मुकाबला करना है और मुस्लिम कट्टरपंथ को हराना है। यह भी एक सेंट्रल थीम था राजपक्षा की जितनी भी कैंपेन थी। अब उस समय जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट श्रीलंका में थे वो बार बार ये कह रहे थे कि ये जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल थीम के कारण जो है वो जो कट्टरपंथी है
उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन उसके नतीजे में बाकी जो लोग यहां पर मुसलमान रहते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको याद होगा कि ईस्टर के वक्त में जो है श्रीलंका में बॉम्बिंग्स हुई और उन बॉम्बिंग्स में लगभग 257 के करीब लोग जो है उनकी मौत हुई और कई 100 लोग जो है वो जख्मी हो गए। एक छोटा मोटा मुसलमानों का आतंकी ग्रुप है, उसने कहा कि उन्होंने ये आतंकी हमला किया है। नतीजा ये निकला कि उसके नतीजे में जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वहां की एक बहुत बड़ा हंगामा वहां पर शुरू हो गया उसके नतीजे में। उसके बाद जबरदस्त किस्म का वायलेंस हुआ वहां पर कुरुनेगेला में, कुलियापट्टिया में, मिनुवगौड़ा में, इन सभी इलाकों में यहां पर मुसलमान रहते हैं, वहां पर हुआ। बुद्धिस्ट हार्डलाइनरों ने एक कैंपेन जो है मुसलमानों के खिलाफ जब शुरू किया तो नतीजा ये निकला 30 मस्जिदें जलाई गई, बहुत सारे मदरसे जो हैं वो जलाए गए, 50 के करीब मुसलमानों की दुकानें जलाई गई, 100 के करीब घर जलाए गए और बस ये तमाम चीजें हुई। अब इससे पहले भी जो श्रीलंका है वहां पर हालात जो है वो ठीक नहीं थे। वहां दिक्कत असल में क्या थी? दिक्कत असल में ये थी कि जो सिन्हाली श्रीलंकन है वो ये मानते हैं कि मुसलमान जो श्रीलंका में इस वक्त हैं वो बेसिकली जिस वक्त आए थे तो ट्रेडर थे, कारोबारी थे। जब वो वहां पर आए तो उन्होंने कारोबार में ही अपने आप वो कारोबार ही करते रहे, उन्होंने कारोबार के अलावा कोई काम नहीं किया। तो सिन्हाली जो श्रीलंकन है उनका ये मानना है कि मुसलमान जो यहां श्रीलंका का है वो कंपैरेटिवली हमसे बेहतर है, मालदार भी है, पैसे वाला भी है, ताकतवर भी है। अब इसकी वजह से और एक और चीज जो श्रीलंका के सिन्हाली इस आबादी के अंदर गई वो ये गई कि मुसलमान चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय है और इनको अल्पसंख्यक होने के कारण जो है बहुत सारे फायदे मिले हैं, वो सारे फायदे इन्होंने ले लिए। नतीजा ये निकला ये माली तौर पर हमसे ज्यादा ताकतवर हो गए, माली तौर पर हमसे ज्यादा आगे निकल गए। तो ये बताते हैं कि एक कारण तो ये था कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक झगड़ा था। दूसरा, सिन्हाली जो है श्रीलंका में मेजॉरिटी है, लेकिन उनके अंदर भी ये खौफ ये इस चीज का है, पहले तो खौफ इस चीज का है कि तमिल जो है उन्हें रिप्लेस करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज भी घर करने लगी कि मुसलमानों की आबादी भी बढ़ने लगी है। कल हो सकता है इस पूरे श्रीलंका को जो है वो मुसलमान कब्जा कर लेंगे और यहां पर मुसलमान काबिज हो जाएंगे। ये तमाम चीजें वहां चल रही थी। जब ये तमाम चीजें चल रही थी तो जाहिर सी बात है सियासतदान भी इन्हीं हालात को देखता है। सियासतदान ने देखा कि हालात साजगार हैं तो सियासतदान ने इन हालात का फायदा उठाया। फायदा उठाने के बाद गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया? सबसे बड़ी चीज ये इकोनॉमिक क्राइसिस वहां आया कैसे? पहली चीज तो ये जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था नेशनल इनकम से ज्यादा हो गया, यानी हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कमाई कम कर रहे हैं। नतीजा ये निकला कि आपको बाहर से पैसा लेना पड़ा, तो आपका कर्जा जो है वो बढ़ता गया और फॉरेन कैपिटल पर आपकी जो डिपेंडेंस थी वो बढ़ती गई। उसके बाद अलग अलग मुल्कों से श्रीलंका ने लोन्स लिए हुए थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिए थे और ये तमाम लोन किसके लिए लिए गए थे? ये लोन लिए गए थे पब्लिक सर्विसेज के लिए। जो आम जनमानस को जितनी सुविधाएं दी जा रही थी वो सुविधाएं सारी की सारी कर्जे के पैसे पर दी जा रही थी। उसके बाद जो टूरिज्म इंडस्ट्री, श्रीलंका की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री थी। सबसे पहले आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले जो चर्चों के ऊपर हुए, होटल के ऊपर हुए। नतीजा ये निकला कि पहले तो उससे असर पड़ा, लगभग कोई 5.6% जो है जीडीपी का ये टूरिज्म इंडस्ट्री थी, पहले तो उसका असर पड़ा। जब उस असर से थोड़ा सा बाहर निकलने लगे तो कोविड-19 आया, कोविड-19 की पेंडेमिक आई। नतीजा ये निकला लोग उससे माजूर हो गए, चल फिर नहीं सके और लोगों का श्रीलंका में आना जो है वो कम हो गया, 2020 के बाद कम हो गया। और उसके बाद जब हालात थोड़े से सुधरे, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जो ही शुरू हुई उसका असर भी श्रीलंका के ऊपर इसलिए ज्यादा पड़ा क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी में रशियन, यूक्रेनियन और यूरोपियन लोगों का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है वहां से श्रीलंका आया करते थे। तो 2021 में श्रीलंका की हुकूमत ने एक और काम किया, उन्होंने फर्टिलाइजर के ऊपर पाबंदी लगा दी। फर्टिलाइजर के ऊपर जब पाबंदी लगी तो चावल और चाय जो इस देश में सबसे ज्यादा बनता है उस पर जबरदस्त असर पड़ा और ये दो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट थे, इन दोनों के ऊपर असर पड़ा। नतीजे में इकॉनमी और कमजोर होती गई। मई 2022 में मुल्क ने यह तय किया
कि वो फॉरेन डेट रीपेमेंट, मतलब हर मुल्क को हर साल जिस मुल्क से आपने कर्जा लिया हुआ है हर साल कुछ अमाउंट जो है वापस करना पड़ता है। उस पर श्रीलंका की हुकूमत ने तय किया कि अब वो ये रीपेमेंट फिलहाल के लिए बंद करेंगे क्योंकि उनके माली हालात ठीक नहीं हैं। उसके अलावा 2019 से ही श्रीलंका की सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए थे। उन्होंने कहा इकॉनमी कमजोर है, टैक्सेस कम करेंगे, आम लोगों को इसका फायदा होगा। अब जब टैक्सेस कम किए गए तो नतीजा ये निकला, लोगों को तो थोड़ा बहुत सहूलियत मिली लेकिन उसका असर जो है वो इकॉनमी के ऊपर पड़ा और मुल्क का रेवेन्यू कम हो गया। अब जब मुल्क का रेवेन्यू कम हो गया तो गवर्नमेंट ने अपने रिजर्व्स भी 70% 2 साल में रिड्यूस किए ताकि वो कर्जे वापस कर सके। नतीजा ये निकला कि इंटरनेशनल एक्टर्स जितने भी थे, तेल के लिए, बाकी तमाम चीजों के लिए जिनको पैसा देना था, पैसा था ही नहीं मुल्क के पास, पैसा दे तो दे कैसे। इससे मुल्क में शॉर्टेज हो गई, तेल की जबरदस्त शॉर्टेज हो गई। दूसरी तरफ पैसा भी डिप्रिशिएट हो गया। पैसा जब डिप्रिशिएट हो गया तो जो बेसिक चीजें थी, मतलब जो चीजें थी, चीजें भी महंगी होती गई, इतनी महंगी होती गई कि आम आदमी के बस से वो बाहर निकल गई। उसके बाद मंथली इन्फ्लेशन, हर महीने का इन्फ्लेशन रेट मुल्क का जो है वो 3% से जनवरी 2021 में मई 2022 में श्रीलंका में इन्फ्लेशन 39.1% है। यानी एक आदमी के बस से बाहर हो चुकी हैं चीजें। आप बाजार जाते हैं, कोई चीज खरीदना आपके लिए लगभग नामुमकिन है क्योंकि आप चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो आपके बस से बाहर जा चुकी हैं। अब उसके बाद और दिक्कत हुई। मार्च 2022 में हुकूमत ने 13 घंटे का ब्लैकआउट जो है वो अनाउंस किया। उन्होंने कहा इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में तय किया कि 13 घंटे की बिजली की कटौती होगी, इससे हम पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। उससे हालात और खराब हो गए। ब्लैकआउट की वजह से बहुत सारे लोग जो सड़कों के ऊपर आ गए, उन्होंने धरने देने शुरू कर दिए, प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और उसके बाद लगातार फिर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। यानी लगभग 20 अप्रैल 2022 से लगातार ही श्रीलंका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस का असर सीधा सीधा श्रीलंका की आबादी के ऊपर पड़ रहा है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, खाने की चीजों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी के लिए ये खाने की चीजें खरीदना लगभग नामुमकिन हो गया है। और बहुत सारे लोगों ने, आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी मुल्क में दाएं बाएं परेशानी हो जाए तो लोग माइग्रेट करके या अपना देश छोड़कर भारत आते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो हैं इस त्रासदी से बचने के लिए, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए भारत आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो खाने का प्रोडक्शन है, फूड का जो प्रोडक्शन है श्रीलंका में, उस फूड प्रोडक्शन में भी बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई है क्योंकि मुल्क ने फर्टिलाइजर पर बैन लगाया था। अब ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी के बीच में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। आज जो दृश्य वहां से देखने को मिले कि राष्ट्रपति के महल में लोग घुस गए, राष्ट्रपति को भाग खड़ा होना पड़ा, उनका लगेज, उनका सूटकेस जो है उसकी तस्वीरें और उसकी वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं। दुनिया अलग अलग तरीके से इस क्राइसिस को देख रही है। दुनिया अलग अलग तरीके से इस क्राइसिस को, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको पता चल सकता है कि क्या कुछ इस वक्त श्रीलंका में हो रहा है। गोटाबया राजपक्षा को आर्मी के हेडक्वार्टर में ले जाया गया है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कल रात को उनको ले जाया गया है। ये आप उनके राष्ट्रपति के महल के बाहर लोगों का इतना बड़ा हुजूम देख सकते हैं कि लोग वहां पहुंच गए हैं। और ये इस रैली को लेकर पहले से प्लानिंग हो चुकी थी। श्रीलंका की सरकार कोर्ट में भी गई थी और कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा था कि इस रैली की इजाजत ना दी जाए, लेकिन हुकूमत ने कहा कि इजाजत ना देने के लिए हमारे पास कोई वजह नहीं है। और ये भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी थी। बता दिया गया था गोटाबया राजपक्षा को कि लोग सड़कों के ऊपर आएंगे तो हमारे लोग काबू में नहीं रहेंगे। और तो इसलिए उससे पहले 3 जजेस ने, पुलिस की यह गुजारिश थी कि आप इन प्रोटेस्टरों को जो है गैर कानूनी डिक्लेयर करें, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद जो ये प्रोटेस्टर हैं, ये लोग बसों में, ट्रेनों में, ट्रकों में मुल्क के अलग अलग कोनों से कोलंबो पहुंचे। राष्ट्रपति का जो घर है, सरकारी आवास है, उस सरकारी आवास को चारों तरफ से घेरा। बहुत सारे फौज के जवान जो है वो भी जो है आम लोगों के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। वो लोग भी गोटाबया राजपक्षा का इस्तीफा मांग रहे हैं।
पुलिस ने कोशिश की, हवा में कुछ गोलियां भी चलाई, लेकिन लोगों का हुजूम इतना बड़ा था उस लोगों के हुजूम को वो रोक नहीं पाए। लोग एक ही बात कह रहे हैं कि गोटाबया राजपक्षा को सत्ता छोड़नी होगी, गोटाबया राजपक्षा को राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना होगा। यहां तक पुलिस ने कहा कि हमने कर्फ्यू लगाने के बारे में सोचा था, लेकिन कर्फ्यू को लेकर जब हमने सोच विचार किया तो हमें लगा कि कर्फ्यू लगाना भी ठीक नहीं होगा, इससे हालात और ज्यादा खराब होंगे। अब इस समय स्थिति यह है कि श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री इस समय रानिल विक्रमसिंघे हैं। उन्होंने कहा कि वो नई एक यूनिटी गवर्नमेंट के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मिलीजुली सरकार को बनाने के लिए तैयार हैं। गोटाबया राजपक्षा राष्ट्रपति आवास से भाग तो गए हैं, लेकिन इस्तीफा अभी भी उन्होंने नहीं दिया है। जहां तक प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का ताल्लुक है, बड़े पुराने और मजे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चलती रहे, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी एक मिलीजुली सरकार बनाएंगे ताकि श्रीलंका को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त श्रीलंका के ऊपर है। गोटाबया राजपक्षे आर्मी हेडक्वार्टर्स में है। आप धर्म के नाम पर और आप लोगों के जज्बात भड़काकर सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इकोनॉमी को मजबूत करना, अपने देश को पूरे विश्व भर में बाकी तमाम देशों के लिए एक मिसाल बनाना, लोगों को इंसाफ देना और उसके बाद आम जनमानस की परेशानियों को दूर करना, ये वो चीजें हैं जो तभी संभव हो पाएंगी जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी, जब आपके पास एक सोच और जब आपके पास एक फिक्र होगी, तब जाके ये तमाम चीजें मुमकिन हो पाएंगी। फिलहाल गोटाबया राजपक्षा जो है भाग रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं, नई सरकार जब श्रीलंका में बनती है तो श्रीलंका में क्या हालात सुधरेंगे, क्या श्रीलंका की इकोनॉमी दोबारा पटरी पर आएगी।